हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने इससे पिछले लेक्चर में जाना था कि दो समयुग्मी अ, दो माफ़ कीजिए दो सहमिश्र संख्याओं का योग, गुणनफल, भागफल और अंतर के बारे में हमने जाना था और हमने समवरक नियम, हमने क्रम विनिमय नियम और हमने योगात्मक तत्समक के बारे में जाना था, योगात्मक प्रतिलोम के बारे में भी जाना था। तो हमने इससे पिछले लेक्चर में इतना सब जाना था। तो आइए आगे उसी को हम जारी रखते हैं। तो आज के जो लेक्चर है वो उसकी शुरुआत करते हैं, जो है पावर ऑफ आई। आई जो है हमारा क्या होता है, आयोटा, जिसका जो मान होता है वर्गमूल -1 होता है। तो यहाँ पर शक्ति नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे, आई की घात। ठीक, तो आइए जानते हैं, क्योंकि आई का जो मान है ये इतना है। जब आप आई का जो वर्ग करेंगे उसकी घात अगर 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट वर्गमूल -1 घात 2, जो कि क्या होता है -1। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई स्क्वायर, आई वर्ग कितना होता है, आई वर्ग होता है -1। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जब भी आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर, जब भी आप वास्तविक संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको पता है वो कैसी होती है, गैर ऋणात्मक होती है। गैर ऋणात्मक होती है मतलब या तो वो हमेशा धनात्मक होगी या फिर 0 के बराबर हो सकती है, समान हो सकती है। लेकिन क्या यहाँ पर ये चीज संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज सिर्फ और सिर्फ लागू होती है वास्तविक संख्याओं के ऊपर। तो ये बात ध्यान दें। आइए आगे जानते हैं। तो इसी प्रकार आई घात 3 को मैं लिख सकता हूँ, आई घात 2 गुणा आई बराबर आई घात 2 कितना होता है, -1 गुणा आई ही रहता है। तो आई घात 3 मेरा कितना होगा, ऋणात्मक आई -आई। तो ठीक, तो आई घात 2, आई बराबर आई घात 2 बराबर आई घात 3 बराबर -आई और आई घात 4, अगर आई घात 4 अगर आप निकालें तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आई घात 2 की घात 2, जिसको मैं लिख सकता आई घात 2 क्योंकि -1 होता है, जिसको ये क्या होता है, 1 होता है। तो आई घात 4 मेरा हो गया 1। अगर आप आई घात 5 निकालें, आई घात 5, तो आपको क्या मिलेगा, आई घात 5 निकालने पे आपको मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आई घात 4 गुणा आई, और आई घात 4 कितना है, 1 है, गुणा आई, तो आपको मिलेगा आई। तो अगर आप 5 निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक, अगर आप 6 निकालेंगे आई की घात तो आपको -1 मिलेगा। अगर आप आई की घात 7 निकालेंगे तो आपको -आई मिलेगा, और आई की घात 8 निकालेंगे तो आपको फिर से 1 मिलेगा। तो इसी प्रकार फिर से अगर आप आई घात 9 निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ये फिर से दोबारा शुरू होने लगता है, ये चक्र फिर से शुरू होने लगता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ठीक, तो क्षमा चाहता हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा फॉर्मेटिंग की वजह से गलत दिख रहा है, तो आप इस पे ना ध्यान दीजिए, आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो जो मैं लिख रहा हूँ तो वो थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो इसी से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप ध्यान दें पिछले से, तो हम बोल सकते हैं आई, ठीक, आई घात 4 जब भी 4 के गुणन में होता है तो हमारा उत्तर क्या आता है, 1 आता है। आई घात 4 प्लस 1 ये कितना आता है, आई आता है। आई घात 4 प्लस 2
ये कितना आता है, माइनस आई आता है, माफ कीजिए, ये आता है हमारा -1 और आई घात ये आता है कितना, -i। तो ये होता है हमारा, ये कैसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार कि इसको मैं लिख सकता हूं ये, और ये कितना होता है 1, और आई स्क्वायर जो आई वर्ग कितना होता है -1। तो कुछ इस प्रकार तो आप ये देख सकते हैं, ठीक। जहां पर के हमारा क्या है, के हमारा क्या होना चाहिए, के हमारा इस समुच्चय से होना चाहिए। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो हमने अभी इतना जाना और आगे अनंत तक जा सकता है, ठीक। तो आइए और के बारे में जानते हैं। अगर आई की घात ऋणात्मक हुई तो मतलब आई घात -1, तो हम कुछ उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 1:i, ठीक। तो जो कि मैं फिर से इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, क्योंकि गुणा 1 है जो कि i, जिसका मैं i/i से गुणा कर सकता हूं, क्योंकि i/i कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने इस 1 को किससे बदल दिया, i/i से। तो ये जो मेरा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा i-1, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो ये क्या है, i/i, ठीक। या फिर आप लिख सकते हैं i/i, 1/i अनुपात i/i, i/i होता है i वर्ग और i वर्ग होता है -1। तो आपको मिला -i। तो i घात -1 होता है -i के। उसी प्रकार अगर आप ये करें तो आप इसको कुछ इस प्रकार देखें, i की घात -1 गुणा 2, मैं इसको लिख सकता हूं i घात -1 घात 2, i-1 कितना होता है, i घात -1 होता है -i, जो कि क्या है -i। अगर इसका वर्ग निकालूं तो ये कितना होता है, ये होता है, मेरे को पता है इसका वर्ग होता है -1, जो कि ये है। तो हम कुछ इस प्रकार से भी इनकी जो मान है वो निकाल सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि i घात -3 i के बराबर होता है और i घात -4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। तो हमने कुछ इस प्रकार से बोला, ठीक। तो हम उस सब को एक ये कह सकते हैं कि i घात 4 k, और k क्या है मेरा, यहां पर अगर k आप देखें यहां पर पूर्णांक में से आ रहा है, मतलब i 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है। तो i जब भी हमारा कुछ इस प्रकार होगा, i घात 4 k बराबर 1, तो वो कितना होगा, बराबर 1 होगा। और जब इस तरीके का होगा i घात 4 k जमा 1, वो i के बराबर होगा। और ये i घात 4 k प्लस 2 ये होगा -1, और i घात 4 k जमा 3 ये होगा -i। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया हो। तो इसको आप एक उदाहरण की तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए i घात 50 आपको इसका मान निकालना है, i घात 50। तो आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं i गुणा i 50 बार, लेकिन ये काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं इनका कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि 48 + 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 12, ठीक। तो 50 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 12 जमा 2, ठीक।
4 गुणा 12 जमा 2। अगर आप ये देखें तो ये किस प्रकार का है, ये है 4k, k क्या है मेरा 12 प्लस 2, तो ये कहाँ से आया, ये इससे आया, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि इसका जो मान होगा वो -1 ही होगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया हो। तो ठीक, तो हमने कुछ इस प्रकार से इसको हल किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऋणात्मक अवास्तविक संख्याओं के वर्गमूल की तरफ। तो हमें पता है i घात 2 बराबर होता है -1 के, -i घात 2 बराबर होता है i घात 2 के, जो कि फिर से बराबर होता है -1 के। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि -1 के वर्गमूल i और -i हैं। ठीक, तो हालांकि जो हमें ये दिया होता है प्रतीक वर्गमूल -1 से हमारा मतलब है केवल i होगा। ठीक, तो इसका क्या मतलब है i। ठीक, आइए अब देखते हैं। तो हम ये देखें, जो हमारा समीकरण होता है x घात 1 जमा 1 बराबर 0, x घात 2 बराबर -1, तो इसका जो हल है वो क्या है, इसके जो हल हैं वो i और -i हैं। तो हमारे पास जो इसके हल आए वो क्या आए, ये आए। ठीक, आशा करता हूं आपको ये समझ आया हो। तो इसलिए हमने बोला जो -i के जो वर्गमूल हैं वो क्या क्या हैं, -1 के जो वर्गमूल हैं वो i और -i हैं। तो उसी प्रकार अगर आप ये देखें वर्गमूल 3 का वर्गमूल गुणा i घात 2 क्या होगा, होगा हमारा वर्गमूल 3 की घात 2 i की घात 2 बराबर 3 गुणा i घात 2 कितना होता है -1, जो कि क्या होता है -3। तो हमने बोला कि वर्गमूल 3 i की घात 2 कितना होता है, -3 होता है। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं वर्गमूल 3 i घात 2 बराबर है -3 के। तो हम बोल सकते हैं कि -3 के वर्गमूल क्या है, वर्गमूल 3i माइनस वर्गमूल 3i। ठीक, जिसका क्या मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 या फिर x स्क्वायर बराबर -0 के जो हल हैं वो क्या हैं, जो हल हैं वो ये और ये है। क्योंकि जब आप इन्हें हल करेंगे, जब आप इन्हें चर x की जगह रखेंगे तो आपको -3 और -3 ही मिलेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं वो किस प्रकार से जो द्विघात समीकरण है उससे उत्पन्न हुई, किस तरीके से संबंधित हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपने ये पढ़ा हो, अगर आपको याद है कि आप कुछ इस प्रकार से करते थे जब आप रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते थे। ठीक, ए बी, अगर आपको याद है कि अगर आपने ये लिखा है तो आप उसे लिखते थे वर्गमूल 12। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात थी वो क्या थी कि a और b हमारे कैसे होने चाहिए, धनात्मक और वास्तविक होने चाहिए थे, तब हम ऐसा करते थे। कभी आपने क्या ऐसा पढ़ा था? नहीं, जब भी आपने पढ़ा था वो आपने हमेशा धनात्मक संख्याओं के बारे में ही पढ़ा था। तो अब जानते हैं कि क्या अगर ये ऋणात्मक हैं तब क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये वर्गमूल -1 बराबर होता है i के। तो अगर मुझे -6 दिया हुआ है तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये
लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, -i 6 गुणा 6, जिसको फिर से हम लिखते हैं -i गुणा √6, जो कि क्या होता है, बराबर होता है √6i के। तो हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ हो तो हम उसे लिखते हैं वर्गमूल ai। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया। उदाहरण के तौर पे अगर आपको दिया हुआ हो -8 मान लीजिए, -16 मान लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 गुणा -1, या फिर सबसे पहले आप लिख सकते हैं 16 गुणा -1, फिर आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं ये क्या होता है i और ये क्या होता है 4, तो आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं। तो ठीक, आशा करता हूँ ये सब समझ में आया हो। तो जब भी आपके पास, तो हम ये कह सकते हैं, जब भी हमने पहले पढ़ा था तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था a और b, तो जब भी वर्गमूल a गुणा हो वर्गमूल b से तो हम ये लिखते हैं। तो ये परिमाण तब भी परिणाम तब भी सही है जब a या b कोई भी एक हमारा धनात्मक है। क्या हो अगर दोनों ही कैसे हो, धनात्मक हो। अगर दोनों ही माफ कीजिएगा, अगर दोनों ही ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक मतलब मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये है, क्या मैं मान लीजिए ये है, तो क्या मैं दोनों ही, अगर यहाँ देखें दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं? तो आइए देखते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा है, अगर उदाहरण के तौर पे ये दिया हुआ है, तो आप अगर इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे क्या, 6 लिखेंगे। ठीक, और मगर वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको देखें तो ये क्या है आपका, ये है, ये बिल्कुल, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -6। तो यहां से हमने बोला कि -6 ऋणात्मक 6 बराबर है धनात्मक 6 के। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसीलिए जब भी आपके पास दो ऋणात्मक संख्याएं हो वर्गमूल के अंदर, तो आप उनको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। कब? जब ये a और b कैसी हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक। ठीक, तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक और उससे जानते हैं उदाहरण से। हमें पता है आई स्क्वायर, हमें पता है आई स्क्वायर, आई घात 2 हम लिख सकते हैं आई गुणा आई, और आई का मान हमें पता है वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल -1। तो ये, और हमें आई स्क्वायर आई घात 2 का मान भी पता है -1। और ये क्या होता है, अगर आपको ने फिर इसका इस्तेमाल किया इसमें कि ये अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लेकिन माइनस क्या, -1 बराबर होता है 1 के? क्या ऋणात्मक 1 बराबर होता है धनात्मक 1 के? नहीं, कभी नहीं। ये कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हम नहीं बोल सकते। ठीक, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि वर्गमूल a गुणा b का बराबर होता है वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b का, जब a और b हमारे क्या हों, ऋणात्मक हों। ठीक, तो जैसा कि आपने देखा ये एक विरोधाभास था। ठीक, विपरीत या विरोधाभास था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जब भी हमारे पास a और b दो ऋणात्मक अवास्तविक संख्याएं हैं, तब हम क्या कहेंगे कि ये बराबर नहीं होता। ठीक, तो लेकिन अगर a या b में से कोई भी एक शून्य है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर आएगा वो शून्य होगा, और इसका भी जो उत्तर आएगा वो भी शून्य होगा।
ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो कि अगर कोई भी आपका एक उत्तर शून्य है और दूसरा जो भी आप कहें वास्तविक हो या काल्पनिक हो, ठीक, दूसरी सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, वास्तविक संख्या भी हो सकती है, मान लीजिए ये है, तब भी इस में आपका जो उत्तर आएगा वो शून्य आएगा, और अगर ऐसा कुछ हो तब भी आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अब हम कुछ आइडेंटिटीज, कुछ तत्समकों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द नहीं इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक, तो आइए देखते हैं कि दो जो सम्मिश्र संख्याएं हैं उनके योग का जो वर्ग है, योग का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 घात 2 बराबर होता है Z1 घात 2 जमा Z2 घात 2 जमा 2 Z1 Z2। ठीक, तो आइए इनको सिद्ध करते हैं। तो किस प्रकार करेंगे, तो हमें पता है कि Z1 कुछ इस प्रकार हो सकता है। Z1 को हम, तो आप इसको जब भी आपको ये दिया हुआ होता है, मान लीजिए कि a घात 2, इसका क्या अर्थ होता है, a घात 2 का अर्थ होता है कि ये संख्या खुद में 2 बार क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो कुछ इस प्रकार, तो इसका क्या अर्थ होगा, Z1 प्लस Z2 गुणा Z1 प्लस Z2। ठीक, तो अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, अगर आप जो वितरण नियम का इस्तेमाल करें तो हम बता सकते हैं कि पहले ये Z1 इससे गुणा होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Z1 Z2 Z2 Z1, ठीक, Z1 Z2 Z2 Z1, फिर रुकिए दोबारा से करते हैं। तो ये इससे होगा तो हमें क्या मिलेगा, Z1 घात 2, ये इससे होगा तो क्या मिलेगा, Z2 Z1, जमा ये इससे गुणा होगा तो क्या मिलेगा, Z1 Z2, और ये फिर इससे होगा तो क्या मिलेगा, Z2 घात 2। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये मिला। ठीक, क्या Z1 Z2 बराबर Z2 Z1 होता है, क्या ये होता है, हाँ ये होता है। जैसा कि हमने पहले देखा था जब हम नियमों के बारे में पढ़ रहे थे, जो संवरक नियम और हम क्रम विनिमय नियम, योगात्मक तत्समक नियम और योगात्मक प्रतिलोम नियम ये सब पढ़ रहे थे, तो हमने जाना था कि जब हमने गुणनों के बारे में पढ़ा था कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन भी उन नियमों को क्या करता है, मानता है। तो हम कह सकते हैं कौन से नियम से, तो हमारे मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ, या फिर बोले मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ, या फिर आप बोलें, क्या आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं क्या, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम किसमें, क्रम विनिमय नियम गुणनों में। तो जब भी हमें गुणन दिए हुए होते हैं तो हम कह सकते हैं Z1 गुणा Z2 बराबर होता है Z2 गुणा Z1 के। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये सम्मिश्र संख्या इस सम्मिश्र संख्या के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Z1 घात 2 जमा 2 Z1 Z2 जमा Z2 घात 2। तो हमारे पास जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। तो ठीक, तो गुणनों के क्रम विनिमय नियम को हमने इस्तेमाल किया और हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। तो कुछ उसी प्रकार हम इन तत्समकों को देखेंगे और उन्हीं तरीके से हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतरों का वर्ग, तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, वितरण नियम का इस्तेमाल करूँगा, जिसको कि मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, कुछ ये
इससे होगा तो Z1 माइनस Z1 जिसको मैं लिख सकता हूँ Z1 घात 2, ये फिर इससे होगा जिसको मैं लिख सकता हूँ Z1 Z2। अब ये इससे होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ Z2 Z1 और ये इसके साथ, तो ये क्या आएगा Z2 घात 2। और क्योंकि जो कम्यूटेटिव लॉ है, जो क्रम विनिमय नियम है, तो उससे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, -2Z1 Z2, तो मेरे पास ये सिद्ध हो गया। उसी प्रकार आप इसको कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए प्रयास करने के लिए छोड़ता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। तो ये, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार आप इनको भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए हैं। आप इन्हें इन्हें ट्राई करिए, तो आपको पता चलेगा आपने कितना सीखा, कितना जाना और आप कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया हो। तो आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो धन्यवाद।